आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटो, जिसे हम उर्दू में अफ़लातून कहते हैं। अफ़लातून चूँकि एक उनकी जो वर्क है वो मल्टी डायमेंशनल वर्क है। आज जो हम टॉपिक हमारे टॉपिक में इंक्लूड है वो अफ़लातून की जो पॉलिटिकल थॉट्स है या पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी ऑफ प्लेटो, वो हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले लाइफ़ ऑफ प्लेटो। लाइफ एंड टाइम हम इस वजह से भी पढ़ते हैं ताकि उनकी जो पिक्यूलरिटी है या यूनिकनेस है वो हमारे सामने हो कि वो किस दौर में पैदा होते हैं और उनकी थॉट्स जो है वो किस दौर में वो अपनी लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं और वो किस दौर में किन हालात में वो कौन कौन सी थॉट्स जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले जो उनकी बर्थ होती है वो 428 बीसी में वो पैदा होते हैं, यानी जीसस क्राइस्ट से वो 428 साल पहले पैदा होते हैं और उनकी डेथ जो होती है वो 348 बीसी में होती है। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी जो टाइम है, लाइफ एंड टाइम है, वो कितना एंशिएंट है। यानी कि आज से तकरीबन 2500 साल पहले वो पैदा होते हैं और वो अपने थॉट्स देते हैं। आज तक उनकी जो थॉट्स है वो पढ़ाए जाते हैं। मीन्स कि वो इस वजह से काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो सबसे पहले हम उनकी रियल नेम, जो प्लेटो का रियल नेम था वो अरिस्टोक्लीस था, जो बाद में उसको प्लेटो का नाम दिया गया। प्लेटो मीन्स ब्रॉड, यानी कि वास्ट, वाइडर। चूँकि प्लेटो की जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइजेशन थी वो सिर्फ पॉलिटिक्स तक कन्फाइन नहीं थी। प्लेटो की जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइजेशन है या जो इन्होंने अपनी वर्क की है वो काफ़ी डाइवर्स सब्जेक्ट्स में की, जैसे कि नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, मेटाफिज़िक्स, फ़िलॉसफ़ी एटसेट्रा वग़ैरह वग़ैरह। इन सब टॉप सब्जेक्ट्स में जो है वो प्लेटो ने काम की है और अपने जो थॉट्स है वो दी है। वो एथेंस में पैदा होते हैं, ग्रीक के एथेंस में, और अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा होते हैं। चूँकि एंशिएंट ग्रीक में होता ये था कि वहाँ पे सिटी स्टेट हुआ करती थी। ग्रीक को अगर हम आज भी देख ले तो वो वहाँ जो मेजर एरिया है वो फॉरेस्ट है, यानी हिली माउंटेन्स है। तो वहाँ पे वैलीज़, काफ़ी ज़्यादा वैलीज़ होती है। उस दौर में एंशिएंट ग्रीक में जो वैलीज़ होती थी वो डिफरेंट सिटीज़ हुआ करती थी और हर सिटी जो थी वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे होती थी। क्योंकि उस टाइम पे इस तरह के वेल इस्टेब्लिश या वेल डिफाइंड स्टेट्स नहीं हुआ करती थी, तो वो एथेंस में पैदा होते हैं। वो और उसका टीचर सोक्रेटिस, जिसे उर्दू में हम सकरात कहते हैं, वो प्लेटो का टीचर था। और अरिस्टोटल, जिसे हम उर्दू में अरिस्तु कहते हैं, वो प्लेटो का जो था, अफलातून का वो स्टूडेंट था, यानी शागिर्द था। उनको हम कलेक्टिवली फाउंडर्स ऑफ फिलॉसफी या फाउंडर्स ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हम कह सकते हैं, क्योंकि उनसे पहले फ़िलॉसफी की इतनी वेल डिफाइंड या इतनी ठोस फॉर्म थी ही नहीं या एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इनकी थॉट्स से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उनको इंटाइटल किया जाए कि फाउंडर्स ऑफ फ़िलॉसफी। प्लेटो ने सबसे पहले, जिसे द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, वो एक एकेडमी उन्होंने रन करना स्टार्ट की ग्रीक में, एंशिएंट ग्रीक में, जिसका नाम दी एकेडमिया उन्होंने रखा था। वहाँ पे वो एक मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाया करते थे, जैसे मैथमेटिक्स, फ़िलॉसफी, पॉलिटिक्स, नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस एटसेट्रा। काफ़ी ज़्यादा वो टॉपिक्स पढ़ाते रहे। अरिस्टोटल भी वो 20 साल तक उनकी शागिर्द रहा। उनकी जो एकेडमी थी, द एकेडमिया, उनमें उनका प्लेटो का शागिर्द रहा, जो बाद में जाके प्लेटो की डेथ के बाद वो जाके अपनी एक एकेडमी बनाते हैं द लाइसियम के नाम से। प्लेटो की जो थॉट्स है, पॉलिटिकल थॉट्स, उन पे दो फैक्टर्स काफ़ी इफ़ेक्टेड रहे। एक, द वार बिटवीन
एथेंस एंड स्पार्टा, जिसे हम पेलोपोनेशियन वार भी कहते हैं, और दूसरी जो चीज़ थी वो सोक्रेट्स की जो डेथ थी। इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा गहरे असरात छोड़े प्लेटो की टीचिंग्स पे। सबसे पहले जो एथेंस और स्पार्टा की जो वार होती है, पेलोपोनेशियन वार, उसमें प्लेटो ये कहता है कि जिसमें एथेंस हार जाता है और स्पार्टा जो थे वो उस जंग को जीत जाता है। और प्लेटो ये सोचता है कि एथेंस एक डेमोक्रेटिक सिटी स्टेट है, स्पार्टा जो है वो एक अरिस्टोक्रेटिक सिटी स्टेट है। चूँकि एथेंस में भी उस टाइम इस तरह की वेल इस्टेब्लिश या डेवलप्ड डेमोक्रेसी तो नहीं थी, अलबत्ता उसी टाइम के कंपैरेटिवली स्पार्टन से वो मोर डेमोक्रेटिक थे। तो वो एक तो ये चीज़, और दूसरी जो इनका जो टीचर था सोक्रेटिस, उनकी डेथ, वो सोक्रेटिस पे चूँकि दो बड़े जो एलिगेशंस थे वो ये थे, नंबर 1 कि वो एंशिएंट ग्रीक के जितने भी गॉड्स है यानी खुदा है उस वक्त के, वो उनको मानने से इनकारी है, यानी कि वो एंशिएंट ग्रीक के जितने भी गॉड्स है उनको नहीं मानता, और उनकी मैथोलॉजीज़ उनको नहीं मानता, और उनकी जो रिलीजियस ट्रेडिशंस है उनको नहीं मानता। एक ये एलिगेशन था सोक्रेटिस पे, और दूसरी ये एलिगेशन था कि सोक्रेटिस जो है वो यूथ को करप्ट कर रहा है। इन दो एलिगेशंस के सज़ा के तौर पे उनको 2 चॉइसेस दी गई। एक तो ये था कि आप जलावतनी इख्तियार कर ले, मतलब एथेंस के सिटी स्टेट से आप निकल जाए, दूसरी सिटी स्टेट में जाए, और दूसरी ये थी कि डेथ पेनल्टी, कि आपने पॉइज़न पीना होगा। सोक्रेटिस ने पॉइज़न पीना ऑप्ट किया, और उन्होंने पॉइज़न पी थी, और जिसके नतीजे में उनकी डेथ होती है। तो ये दो जो डेवलपमेंट्स थे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे, उन्होंने प्लेटो की जो पॉलिटिकल टीचिंग्स है या ओवरऑल टीचिंग्स है उस पर काफ़ी गहरे असरात छोड़े। और प्लेटो जस्ट लाइक हिज टीचर सोक्रेटिस, वो इस बात के मानने वाले थे कि राइटिंग किसी आइडिया को या किसी थॉट्स को या किसी पॉलिटिकल या फिलोसफिकल थॉट को लिखना एक पुअर वे है ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आप अपनी आइडियाज़, अपनी थॉट्स, उनको लिखने के थ्रू आप इतने वेल इफ़ेक्टिवली आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते दूसरे लोगों तक। तो उनके नज़दीक जो सबसे इफ़ेक्टिव वे ऑफ थॉट्स जो था वो डायलॉग्स था। डाई मीन्स दो, और लॉग मीन्स बातें, मीन्स वो लोगों के साथ बैठा करते थे, उनको कहते थे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जस्टिस के हवाले से क्या तोड़ सकते हैं। वो हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता था, फिर ये सोक्रेटिस या प्लेटो फिर उनको रिफ्यूट करता था और कहता था कि असल में जो जस्टिस है वो तो ये है। तो इस तरह के वो अपने जो पॉलिटिकल थॉट्स है या वैसी थॉट्स है उनको प्रोपिगेट करते थे। इसी वजह से उन्होंने जो टोटल बुक्स हैं उनकी तादाद 36 बुक उन्होंने लिखी है, जो कि मेजॉरिटी डायलॉग्स के फॉर्म में है, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट या जो मोस्ट फेमस बुक्स है उनकी द रिपब्लिक, जिसको उन्होंने प्लेटो ने 386 BC में पब्लिश कराई थी, और दूसरी जो उनकी प्रोमिनेंट बुक है वो है द स्टेट्समैन, वो 360 BC में उन्होंने पब्लिश कराई थी, और तीसरी जो मेन बुक है उनकी वो है द लॉज, जो कि 347 BC में उनकी एक शागिर ने पब्लिश कराई थी उसके डेथ के बाद, यानी कि प्लेटो की डेथ के बाद एक जो लास्ट बुक है वो पब्लिश हुई थी। उसके बाद आ जाते हैं थॉट्स ऑफ प्लेटो इन अ नटशेल। मीन्स के अगर हम लोग प्लेटो की जो थॉट्स है या उनकी पॉलिटिकल टीचिंग्स है उसको अगर हम लोग नटशेल में यानी एक खुलासा उनका
उनके खुलासा कर दे या उनकी चीदा जो पॉइंट्स है उनको इनलिस्ट कर दे वो कुछ यूँ होंगे। सबसे पहले वर्च्यू इज़ नॉलेज थ्रू विच ऑब्जेक्टिव ट्रुथ कैन बी नाउन। मतलब वो कहते हैं कि नॉलेज ही वो वाहिद वर्च्यू है या वो वाहिद टूल है जिसके थ्रू हम लोग सच तक पहुंच सकते हैं या ऑब्जेक्टिव ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं। और दूसरी वो कहते हैं विजिबल वर्ल्ड इज़ नॉट रियल बट इट इज़ शेडो ऑफ द रियल वर्ल्ड। मतलब वो कहते हैं कि जो विजिबल वर्ल्ड है, जो हम देखते हैं, जो हम फील करते हैं, जो हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू उसको ऑब्जर्व करते हैं, प्लेटो कहते हैं कि कि ये जो है ये रियल वर्ल्ड नहीं है बल्कि रियल वर्ल्ड ये जो है रियल वर्ल्ड का एक शेडो है। और रियल वर्ल्ड तक पहुंचने का वाहिद रास्ता जो है वो नॉलेज है, जिसको हम जो इनकी एलेगोरी ऑफ केव है उनमें भी फर्दर जो एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद वो कहते हैं देयर आर 2 वर्ड्स tangible and intangible word. Tangible word is exposed to everyone but intangible word and real word can be known by knowledge. मतलब वो ये कहते हैं कि 2 तरह की दुनिया है, एक टेंजिबल वर्ड है और एक इनटेंजिबल वर्ड है। टेंजिबल वर्ड वो है जो कि हर किसी के सामने है, जैसे कि हम जिस दुनिया में रहते हैं हर कोई उसको फील करता है, उसको देखता है और अपनी 5 सेंसेस से वो उसको ऑब्जर्व करता है। और दूसरी जो है वो रियल वर्ड है जिसे उन्होंने इनटेंजिबल वर्ड का नाम दिया है, जो कि सिर्फ उनको पता है उस वर्ड का जो नॉलेज रखते हैं, यानी कि उनको इनटेंजिबल वर्ड को समझने या ऑब्जर्व करने के लिए नॉलेज ही वो वाहिद जो रास्ता है या वो एक टूल है जिसके थ्रू हम इनटेंजिबल वर्ड को फील या ऑब्जर्व करते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं थ्रू जस्टिस वी कैन हैव अ बैलेंस्ड एंड फुलफिल्ड लाइफ। वो कहते हैं कि इंसाफ वो वाहिद ही चीज़ है जिसके थ्रू हम बैलेंस्ड और फुलफिल्ड लाइफ जो है वो अटेन कर सकते हैं। उसके प्लेटो के मुताबिक जस्टिस का कोई और डेफिनेशन है, वो जाके हम आगे सारे डिटेल में जो है वो समझेंगे। उसके बाद वो कहते हैं आइडियल स्टेट इज़ द बेस्ट स्टेट्स बिकॉज इट इज़ बेस्ड अपॉन जस्टिस। वो कहते हैं कि आइडियल स्टेट जो है वो दुनिया भर की जितने भी स्टेट्स वजूद रखते हैं सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट जो है वो आइडियल स्टेट है, क्योंकि ये जस्टिस पे बेस करती है। आइडियल स्टेट चूँकि प्लेटो मशहूर जो फेमस है वो इसी आइडियल स्टेट के थ्रू ही फेमस है वो। उसके बाद जो प्लेटो की जो बेसिक थीरीज़ है उसको हम सबसे पहले समझते हैं, फिर उसके बाद उसकी जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है उनकी तरफ जो है चलते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑफ ऑल हिज टीचिंग। हाँ, ये कहते हैं कि ये थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, ये प्लेटो की जो बाकी तमाम टीचिंग्स है उसका एक खुलासा है। प्लेटो की जो तमाम टीचिंग्स है या थॉट्स है वो इसी थ्योरी पे बेस करती है। वो कहते हैं इसेंस मीन्स द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट थिंग। फॉर एग्जांपल मैन एंड वुमेन हैव मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन बट दे आर इसेंशियल विच बिकम बेसिस ऑफ देयर डिफरेंशिएशन। मीन्स कि वो कहते हैं इसेंस जो है वो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स से वो हर चीज़ के हैं। जैसे कि एग्जांपल मैन एंड वुमेन में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के, जैसे कि दोनों होम्योसेपियंस है, दोनों की जो बॉडी फिजिक्स है या काउंटलेस जो बॉडी ऑर्गन्स है वो सेम है, लेकिन उनमें इसेंशियल जो डिफरेंसेस है उसके बेस पे उनको डिफरेंट समझा जाता है। तो वो इस इसेंस को इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ही डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि फॉर्म्स और आइडियाज़ आर द इसेंस ऑफ एवरीथिंग विच वी सी और ऑब्जर्व। वो कहते हैं कि फॉर्म्स और आइडियाज़ जो है वो इसेंस है हर चीज़ के, जिसे हम देखते हैं या
हम ऑब्ज़र्व करते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर और टेबल का अगर हम एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पुट करते हैं तो चेयर भी वुड से बना होता है और टेबल भी। चेयर के भी जो 4 लेग्स हैं और टेबल के भी 4 लेग्स हैं। उनको उनकी डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए। हमने देखी हो कि चेयर की फ़िज़िक जो होती है, चेयर की इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, उनकी जो साइज़ है अमूमन वो छोटी होती है और टेबल की वो एक बड़ी होती है। चेयर की जो साइज़ है वो अमूमन स्क्वायर फॉर्म में होती है और टेबल की जो है वो रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं। चेयर जो है वो एक पर्सन के लिए यूज़ होती है और टेबल जो होते हैं वो कलेक्टिव के लिए इस्तेमाल होती है। अभी जिस बंदे ने चेयर और टेबल ना देखी हो तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि चेयर क्या होता है और टेबल क्या होता है। अलबत्ता वो तो कहेगा कि ये दोनों तो सेम चीज़ है, मीन्स के दोनों लकड़ी से बनी है और दोनों की 4 टांगे हैं, ये दोनों तो सेम चीज़ है। यहाँ पे फॉर्म्स का मतलब ये है कि जिस बंदे को नॉलेज हो, जिसने पहले चेयर और टेबल को एक्सपीरियंस किया हो, उसको ही ये पता होगा कि ये चेयर है और वो टेबल है। फिर वो कहते हैं फॉर्म्स आर परमानेंट एंड फिक्स्ड एंड ट्रू डेफिनेशन ऑफ एनीथिंग। वो कहते हैं कि फॉर्म जो होती है या आइडियाज़ होती है वो किसी भी चीज़ का परमानेंट और फिक्स डेफिनेशन होती है। लाइक जो हम चेयर और टेबल की एग्जांपल को ही फर्दर वो यूज़ करते हैं कि चेयर का परमानेंट ये होगा कि वो एक पर्सन के लिए स्पेसिफाइड होगा। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक चेयर से निकलेगा, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक किसी चेयर में नहीं होगा, तो हम उसे चेयर कह भी नहीं सकते। तो इसी वजह से फॉर्म्स जो होते हैं या आइडियाज़ किसी भी चीज़ के वो परमानेंट और फिक्स्ड होते हैं, जो कि उसको डिफाइन उसी चीज़ को वो डिफाइन करते हैं। फिर वो कहते हैं द थिंग्स वी सी इन द वर्ल्ड आर जस्ट शेडोज ऑफ दैट थिंग्स, फॉर एग्जांपल ब्यूटी, वुड एट्सेट्रा। यानी कि वो कहते हैं कि अभी जो भी चीज़ हम देखते हैं टेंजिबल वर्ल्ड में, जिसे अनरियल वर्ल्ड उन्हें प्लेटो ने नाम दिया है, उसमें जो भी चीज़ हम देखते हैं वो तो सिर्फ शेडो है, यानी साया है। एक रियल यानी इनटेंजिबल वर्ल्ड की जो है वो एक साया है। जैसे कि एलिगोरी ऑफ केव में भी वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो एक लोग जो थे, चंद लोग वो गार में थे, वो आग जलाते थे, तो आग के शेडो में वो मुख्तलिफ अपने हाथों से ही वो मुख्तलिफ शेप्स बनाते थे और आग की जो उनकी हाथ की जो साया होती थी तो उसमें वो शेप्स बनते थे। लोग सारे उसको ही ब्यूटी समझते थे कि ये तो और उन्हीं को ही जो बर्ड्स वगैरह रियल ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करते थे। लेकिन जब जैसे ही वो उनमें से एक जो केव के बाहर जाता है तो वो ऑब्ज़र्व कर लेता है, जब वो रियल में बर्ड्स देखता है, रियल में सन देखता है, तो वो तो कहता है कि वो जो केव में हमने देखी थी वो तो सिर्फ शेडोज़ थी, रियल वर्ड तो ये है। ये इस तरह की वो डिफरेंशिएट करता है कि इनटेंजिबल वर्ल्ड में जो चीज़ है वो तो सिर्फ शेप्स, उसकी शेप्स एंड शेडोज़ हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं टेंजिबल वर्ल्ड में। उसके बाद वो कहते हैं फॉर्म्स आर रियल एंड ट्रू नॉलेज दैट कैन बी नोन बाय रीज़न एंड नॉलेज। यानी कि वो कहते हैं फॉर्म्स जो है वो रियल नॉलेज है और ट्रू नॉलेज है, जिससे हम रीज़न और नॉलेज के थ्रू ही फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि किसी बंदे ने कोई चीज़ देखी ना हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से उसको पता ना हो, वो उसको जान नहीं सकता। अलबत्ता नॉलेज और रीज़न के थ्रू ही उसको ये पता चलेगा कि ये ट्रू और रियल चीज़ है। तो रियलिटी तक जाने के लिए हमें रीज़न और नॉलेज का सहारा लेना पड़ेगा। वो कहता है कि द थॉट्स इन टेंजिबल वर्ड्स आर जस्ट ओपिनियंस, बिलीव्स, ट्रेडिशंस और इमेजिनेशंस। वो कहते हैं कि जो थॉट्स
टेंजिबल वर्ड्स में सर्कुलेट करती है वो तो सिर्फ मास ओपिनियन, किसी के ओपिनियंस हो सकते हैं, बिलीव्स हो सकते हैं, ट्रेडिशंस हो सकते हैं, इमेजिनेशंस हो सकते हैं। अलबत्ता इनटेंजिबल वर्ड को समझने के लिए हमें नॉलेज चाहिए और रीज़न चाहिए हमें। फिर वो कहते प्लेटो रिवील्स दैट ह्यूमंस आर इजीली पुल्ड बाय बिलीविंग दैट व्हाट दे सी एंड टोल्ड इज़ एब्सोल्यूट ट्रुथ। मीन्स कि वो कहता है कि ये एक ह्यूमन नेचर है जो कि बहुत जल्दी किसी चीज़ पर यकीन कर लेते हैं और जो वो देखते हैं अपनी आंखों से वो देखते हैं और वो उन चीज़ों को ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ मानना शुरू कर देते हैं जो उन्हें बताया जाता है। इन प्लेटो स्टोरी द पीपल थिंक दैट देयर इंटायर reality is the shadows they see on the wall of cave. Plato explored that humanity is in a cave and hidden away from the truths. मीन्स कि वो कहते हैं कि प्लेटो ये कहता है कि टेंजिबल वर्ल्ड की जो रियलिटीज़ है वो तो माज उन शेडोज़ की मानंद है जो कि एक गार में जो शेडोज़ बनते थे उनके मानंद है। अलबत्ता उनकी जो रियलिटी से कोई कंसर्न नहीं है, वो तो सिर्फ माज एक शेडोज़ है। और प्लेटो जो है वो ह्यूमैनिटी को कंपेयर करता है उन लोगों के साथ जो कि केव में हिडन केव में के अंदर थे और उनके सामने ट्रुथ जो था वो इतना एक्सपोज नहीं था। और सबसे जो मेजर कंसेप्ट है प्लेटो की फ़िलासफ़ी की वो है आइडियलिज़म। उस चूँकि प्लेटो को आइडियलिस्ट फ़िलासफ़र भी कहते हैं। इसेंशियलिज़म, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के थ्रू उन्हें इसेंशियलिज़म भी इसेंशियलिस्ट भी कहा जाता है। और इनकी मेटाफिज़िक्स वो भी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या बाकी जो जितने भी इनकी टीचिंग्स है प्लेटो की वो सारे सब को अगर मिलाया जाए तो उनको इनके 3 अल्फाज में डिफ़ाइन किया जाए तो वो है आइडियलिज़म, इसेंशियलिज़म और मेटाफिज़िक्स। उसके बाद हम आते हैं प्लेटोज़ की एनालॉजीज़ या मेटाफर्स। प्लेटो ने काफ़ी ज़्यादा और भी एनालॉजीज़ जो है वो डिराइव की थी, बट जो उनकी जो फेमस या प्रोमिनेंट एनालॉजीज़ है या मेटाफर्स है वो 2 है, एलिगोरी ऑफ डिवाइडेड लाइन एंड एलिगोरी ऑफ द केव। एलिगोरी ऑफ डिवाइडेड लाइन या एनालॉजी ऑफ डिवाइडेड लाइन में वो कहते हैं कि टेंजिबल वर्ड जिसे हम देखते हैं और इनटेंजिबल वर्ड जिसके पास जिसको देखने के लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है, वो डिफ़ाइन करते हैं। वो कहते हैं कि ये 2 इस तरह हैं जैसे कि एक ही लाइन के बीच में से एक कट किया जाए तो और वो कट उनको 2 हाफ हिस्सों में डिवाइड कर ले। एक हिस्सा जो है वो टेंजिबल वर्ड है और एक इनटेंजिबल वर्ड है। अभी फर्दर वो डिफ़ाइन भी करते हैं कि टेंजिबल वर्ड है क्या और इनटेंजिबल या विजिबल वर्ड है क्या। वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन करते हैं इनटेंजिबल वर्ड के। वो कहते हैं कि रीज़न, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग। इनटेंजिबल वर्ड यानी कि जो रियल वर्ड है उनके वो किस चीज़ पे बेस्ड होती है, वो नॉलेज, रीज़न, अंडरस्टैंडिंग पे वो बेस करती है। फॉर्म्स और आइडियाज़, वो फॉर्म्स और आइडियाज़ पे बेस्ड करती हैं जैसे कि पिछले स्लाइड में हमने देखा था। और वो कहते हैं हिडन फ्रॉम आवर सेंसेस। वो जो रियल वर्ड है वो हमारे सेंसेस जो है वो हिडन है, यानी कि उस तक पहुंचने के लिए हमें नॉलेज, रीज़न, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। और वो कहते हैं कि ये वर्ड इनटेंजिबल वर्ड जो है वो ट्रू, रियल, इटर्नल, अनचेंजेबल है। और फर्दर वो कहते हैं द वर्ड ऑफ बीइंग इसेंस, मीन्स कि ये इसेंस का जो वर्ड है उसे हम इनटेंजिबल वर्ड कहते हैं। जिसमें इसेंस हो, जिसमें हम नॉलेज के थ्रू उसके पास उसको अटेन करने या उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है। और वो कहते हैं नाउन टू वाइज मैन फिलोसोफर,
मीन्स कि ये वर्ड जो है इंटेंजिबल वर्ड, ये सिर्फ जो वाइस मैन होते हैं, वो दानिश्वर होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, उनको नॉलेज के थ्रू इस वर्ड का पता होता है। और वो कहते हैं कि वर्ल्ड ऑफ सनलाइट आउटसाइड द केव, मतलब जो इन्होंने एलिगोरी ऑफ केव में डिफाइन किया था कि केव के अंदर तो माज एक शेडोज थे और फायर था। जो लोग बाहर, जो फिलोसोफर केव से बाहर आता है, वो सनलाइट देखता है तो वो कंपेयर करता है कि असल वर्ड तो ये है, वो तो मास शेडोज थे। तो वो कहते हैं, एज एग्जांपल देते हैं कि रियल वर्ड जो है वो सनलाइट है केव के बाहर का। उसके बाद इनटेंजिबल वर्ड यानी विजिबल वर्ड, वो कहते हैं कि विजिबल वर्ड के कुछ जो बिलो मेंशन्ड करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ओपिनियन, बिलीव, परसेप्शंस। मीन्स कि जो हमारे विजिबल वर्ड है वो टोटली बेस करता है किसी ओपिनियन पे, बिलीफ पे, परसेप्शन पे। वो कहते हैं कि ऑब्जर्वेबल थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, यानी ये सारे सब जो चीज़ें हैं टेंजिबल वर्ड में वो ऑब्जर्वेबल है, मीन्स कि हम उसको टच कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल वर्ड में ये केस नहीं है। और वो कहते हैं नाउन बाय आवर सेंसेस, उनको हम टेंजिबल वर्ड को हम अपने सेंसेस के थ्रू जान सकते हैं, अपने जो 5 सेंसेस है उसके थ्रू जान सकते हैं। वो कहते हैं कि शेडो और कॉफ़ी ऑफ रियल वर्ड, वो कहते हैं कि ये तो माज एक शेडो या कॉपी है रियल वर्ड की, रियल वर्ड है नहीं बल्कि उसकी एक शेडो है, टेंजिबल या विजिबल वर्ड। वो कहते हैं वर्ड ऑफ बिकमिंग कैरी इसेंस, वो जो है ये वर्ड, वो वर्ड जो था इंटेंजिबल वर्ड, वो इसेंस वाली वर्ड थी, दुनिया थी। ये वर्ड जो है वो जो इसेंस रखती है, मीन्स कि ये चीज़ें जो हम देखते हैं उनमें सिर्फ इसेंस है, रियल उसका ऑब्जेक्ट जो है वो इंटेंजिबल वर्ड में है। फर्दर वो कहते हैं नाउन टू ऑल, मीन्स कि उसको सब जानते, इसको सब जानते, इस वर्ड को, टेंजिबल वर्ड को। और फर्दर वो कहते हैं वर्ड इन केव शेडोज फॉर्म्ड ड्यू टू फायर, मीन्स कि जो केव के अंदर शेडोज बने थे फायर के थ्रू, वो उसको वो कंपेयर करता है विजिबल वर्ड या टेंजिबल वर्ड के साथ। और दूसरी नंबर पे जो इन्होंने एलिगोरी दी थी वो एलिगोरी ऑफ केव, उसमें ये कहता है कि मेटाफर टू डिफरेंशिएट टेंजिबल वर्ड एंड इनटेंजिबल वर्ड्स इन अ विविड वे, मीन्स के वो कहते हैं कि टेंजिबल वर्ड और इनटेंजिबल वर्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए ये एक मेटाफर है, ये एक एलिगोरी है। अकॉर्डिंग टू द एलिगोरी, some people are in cave, they burn fires and praise the shadows of objects on the wall of the cave and consider it real beauty, मीन्स कि जो आप तस्वीर नीचे तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक फायर उन्होंने जलाई है, और फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ पुतले कड़े कर की है आयर के, जो फायर है उनकी, उसके रास्ते में। नीचे जो लोग बैठे हुए हैं केव में, वो तो समझ रहे हैं कि सर्कल है या बर्ड है या हॉर्स है, वो रियल है और वो उसकी जो तारीफ करते हैं। ये लोग जो जिन्होंने ये पुतले खड़े किए हैं, उनको जो प्लेटो नाम देता है वो बिलीव्स है, वो ओपिनियंस है, वो परसेप्शंस है। नीचे जो लोग बैठे हैं वो इग्नोरेंट लोग हैं, और ऊपर जो एक बंदा खड़ा हुआ है जो रियल वर्ल्ड में है, जो असल दुनिया के केव से बाहर आया है, वो कहता है कि वो फिलोसोफर है जो अपनी नॉलेज के थ्रू वो निकलता है, और रियल वर्ल्ड को वो इंटेंजिबल वर्ड का नाम देता है, और केव के अंदर जो दुनिया है, जो लोग बैठे हैं, उसको वो टेंजिबल वर्ड का नाम देते हैं या विजिबल वर्ड का नाम देते हैं।
वो कहते हैं कि वन डे वन ऑफ देम केम आउट of the cave, see everything in the light of sun, and came to know that these are the real things and real beauty inside the cave. There were just shadows. मीन्स कि वो जो एक दिन एक उनमें से एक निकलता है केव के बाहर, तो वो ये कन्फेस कर लेता है कि असल दुनिया जो है वो तो केव से बाहर है, और केव के अंदर जो था वो तो माज शेडोज थे. Then he tries to get into the cave again and teach about the real objects. और वो फिर कोशिश करते हैं कि केव के अंदर वापस आते हैं और नीचे जो लोग बैठे हैं केव के अंदर उनको टीच करना, वो कोशिश करते हैं कि उनको टीच किया जाए, उनको बताया जाए कि असल वर्ड जो है वो केव नहीं अलबत्ता वो बल्कि वो आउटसाइड ऑफ द केव है. एलिगोरी ऑफ केव कंपेयर्ड विद सोक्रेटिस. में प्लेटो ने एलिगोरी ऑफ केव जो थे वो प्लेटो के साथ भी कंपेयर किया है. वो कहते हैं कि जो इनसाइड लोग बैठे हैं वो माज कॉमन पब्लिक है, जो आउटसाइड एक बंदा खड़ा है वो सोक्रेटिस है, और वो सोक्रेटिस जो अपने इल्म नॉलेज के बेस पे या रीज़न के बेस पे केव से आउटसाइड जाता है और वो वापस वो रियल वर्ल्ड को देख लेता है, वो वापस आता है उनके पास और उनको टीचिंग देना स्टार्ट करता है. ये लोग उनको सोक्रेटिस को मानने के लिए तैयार नहीं होते, उल्टा सोक्रेटिस को वो कत्ल कर देते कि आप तो हमारे जो नॉलेज है या रियल वर्ल्ड है उसको नहीं मानते. तो वो प्लेटो जो थे वो उन्होंने एलिगोरी ऑफ केव से जो आउटसाइड पर्सन है उसको सोक्रेटिस के साथ कंपेयर करते हैं. हेयर प्लेटो कंसिडर्ड द केव इज टेंजिबल विजिबल वर्ल्ड and the man who has came out of the cave is philosopher, and the way through which he came out of the cave is knowledge. तो वो वही बात करते हैं कि केव जो है वो एक टेंजिबल या विजिबल वर्ड है, और जो बंदा केव से बाहर निकला है वो एक बेसिकली वो एक फिलोसोफर है, और वो केव से आउटसाइड जो गया है वो नॉलेज है, वो पाथवे जिसके थ्रू वो गया है टेंजिबल वर्ड से इनटेंजिबल वर्ड की तरफ, वो बेसिकली नॉलेज है. वो कहते हैं कि when he remembered his whole habitation and the wisdom of the den and his fellow prisoners, do you not suppose that he would felicitate himself on the change and pity them? वो बेसिकली वो फिलोसोफर के बारे में भी कहता है कि जो केव से बाहर चला गया, वो उनके बारे में कहते हैं कि वो ये नहीं सोचेगा कि जो इनके फेलो प्रिजनर्स थे वो कितने डिसअपॉइंट या मजरेबल थे, कितने मजरेबल कंडीशंस में थे, वो माज जो शेडोज़ थे उनको ही रियल ब्यूटी समझते थे, और वो अपने आप पे फ़ख्र फील करता है और अपने चेंज पे और उन पे उनको तरस आती है जो उनके साथ गार में थे. उसके बाद आ जाती है प्लेटोज़ आइडिया ऑफ गुड. ये भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट आइडिया जो प्लेटो ने पेश की थी वो ये थी. उसमें वो कहते हैं यू हैव ऑफन हेard इट सेड दैट द फॉर्म ऑफ द गुड इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग टू लर्न अबाउट, एंड that it is by their relation to it that just things and other virtuous things become useful and beneficial. द रिपब्लिक वो उनकी एक जो प्रोमिनेंट बुक थी उसमें वो लिखते हैं. वो कहते हैं कि गुड जो है वो सबसे जो बड़ी चीज़ है, सबसे जो मतलब मीनिंगफुल चीज़ है जिसके बारे में इंसान सीख सकता है वो है गुड. यानी गुड उनके मुताबिक वो है, वो ये तो ख़ुद एक वर्च्यू नहीं है, ये तो ख़ुद एक मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम टच कर सकते हैं या बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक्शन, हर फॉर्म, हर इसेंस में हो तो वो मीनिंगफुल हो जाता है, वो सुपीरियर हो जाता है. तो उसके जो एलिगोरी ऑफ सन से भी ये कंसेप्ट जो है वो वाज़ेह होता है.
जैसे कि उन्होंने एलिगोरी ऑफ केव, एलिगोरी ऑफ डिवाइडेड लाइन दिए थे, इसी तरह एलिगोरी ऑफ सन भी उन्होंने प्लेटो ने प्रेजेंट किया था। उनका मतलब ये था एलिगोरी देने का कि जो कॉम्प्लेक्स जो इनके टॉपिक्स है या कंसेप्ट्स है उनको आसानी से समझा जा सके। तो वो एलिगोरी ऑफ सन में कहते हैं कि सन चूँकि एक ऐसी चीज़ है कि वो ख़ुद तो ल्यूमिनस है, रोशनी के दिन के टाइम सूरज की रोशनी में ये सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ सन को देखते, बल्कि उसी रोशनी में तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो विजिबल हो जाते हैं। तो वो इसको गुड के साथ यानी अच्छाई के साथ वो कंपेयर करते हैं कि अच्छाई भी इसी तरह है कि वो तो खुद तो है खूबसूरत, बल्कि हर जो इसेंस, हर जो वर्चू, जो हर काम में वो गुड हो तो वो सुपीरियर, वो अपने साथ उस काम को भी गुड बना देता है। बाद में वो कहते हैं कि गुड जो है वो एक सुप्रीम फॉर्म या सुप्रीम आइडिया, सुप्रीम थॉट है, और बाकी तमाम जितने भी फॉर्म्स हैं वो इसके बाद आते हैं। इससे इनका मतलब ये है कि मिसाल के तौर दो चीज़ें हैं, उनकी इसेंस सेम है, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। एक चीज़ जो है वो खूबसूरत तरीके से बनी हुई है और दूसरी एक माहिर जो उनको बनाने वाला है उन्होंने बनाई, और दूसरी चीज़ जो है वो एक माहिर बंदे ने नहीं बनाई। तो उन दोनों में वाज़ेह फ़र्क यही आता है कि ये हम कहते हैं कि भाई ये चीज़ तो अच्छी बनी है और दूसरी चीज़ जो है वो निस्बतन अच्छी इतनी नहीं बनी। तो ये भी प्लेटो भी यही कहता है कि हर चीज़ जो है वो गुड जो है वो सुप्रीम फॉर्म है, बाकी तमाम फॉर्म से उसके अंडर आते हैं। और उनका मतलब वो कहते हैं कि तमाम जितने भी फॉर्म्स है एग्जिस्ट करते हैं वो उनका पर्पज़ यही होता है कि गुड फॉर्म को वो अटेन करे, मतलब वो अपनी सुपीरियर फॉर्म तक पहुंच जाए या अपनी सुपरलेटिव डिग्री जिसे हम कहते हैं उस तक पहुंच जाए। मतलब हर फॉर्म का, हर इसेंस का यही पर्पज़ होता है कि वो अपनी बेस्ट फॉर्म या गुड फॉर्म तक गुड फॉर्म अटेन कर दे। बाद में वो कहते हैं कि द गुड इज़ नॉट इसेंस बट फॉर एक्सीड इसेंस इन डिग्निटी एंड पावर। वो कहते हैं कि गुड जो है बजाते खुद तो एक इसेंस नहीं है, बल्कि वो किसी दूसरी इसेंस की डिग्निटी और पावर को बढ़ाने में या उसको वास्ट करने में, उसको फैलाने में वो बहुत जो है मदद करते हैं। He said that the sole purpose of individual life is to lead a good life and the state community help him. उसके बाद वो कहते हैं कि हर इंडिविजुअल का जो अपना इंडिविजुअल लाइफ है उनका पर्पज़ यही होता है कि वो गुड लाइफ जो है वो अटेन कर ले, वो अच्छी ज़िंदगी गुजार ले। जैसे कि ज़िंदगी में भी हम कह सकते हैं कि एक ज़िंदगी होती है, एक अच्छी ज़िंदगी। तो हर इंडिविजुअल का प्लेटो के मुताबिक के पर्पज़ यही होता है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार ले, और स्टेट का वो कहते हैं या कम्युनिटी का वो कहते हैं कि वो फंक्शन ये है कि वो एक इंडिविजुअल की हेल्प आउट करे, इस काम में हेल्प आउट कर दे कि इंडिविजुअल एक फुलफिल्ड लाइफ या गुड लाइफ गुजारने में। मीन्स के स्टेट की ज़िम्मेदारी बेसिकली यही होती है कि वो अपने इंडिविजुअल्स जो उनमें रहते हैं उनको एक अच्छी ज़िंदगी या एक फुलफिल्ड लाइफ देने में वो मददगार साबित हो। इट्स द ड्यूटी ऑफ इंडिविजुअल इज़ टू वर्क फॉर कॉमन गुड ऑफ स्टेट। प्लेटो कहते हैं कि ये इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की जो उसी स्टेट में रहता हो उनकी ड्यूटी यही बनती है कि वो जो स्टेट की कॉमन गुड है यानी कि सबकी मजमूई जो गुड है उसमें वो हेल्प आउट करें। इसके बाद आ जाते हैं प्लेटोज़ थ्योरी ऑफ जस्टिस। मीन्स कि इंसाफ के जो थ्योरी थी वो प्लेटो के मुताबिक।
प्लेटो का जो बुक था रिपब्लिक, जो इसका प्रोमिनेंट बुक था, उसका नाम भी यही था, रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस। मीन्स कि वो प्लेटो जो है वो जस्टिस पे काफ़ी स्ट्रेस करते हैं। He expressed his views of justice in his book Republic in dialogue form. Place he mentioned is the house of Cephalus, old-aged man and admirer of Socrates. चूँकि प्लेटो की जो तमाम बुक्स थी, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि प्लेटो के मुताबिक और सोक्रेटिस के मुताबिक जो सबसे प्रोमिनेंट वे है या एक ज़बरदस्त वे ऑफ नॉलेज है या डिस्कसिंग आइडियाज़ है, वो डायलॉग फॉर्म है, ना कि रिटन फॉर्म। तो वो अपने व्यूज़ जस्टिस के हवाले से वो इस तरह के बुक में बयान करते हैं कि एक सेपेलस एक ओल्ड एज्ड मैन जो कि सोक्रेटिस का एक फ़ैन आप कह सकते हैं या एडमायरर था, उसके घर में वो बैठे हुए हैं, सोक्रेटिस बैठा हुआ है, सेफेलस खुद बैठा हुआ है, उसका एक बेटा पोलमार्कस जिसे वो नाम देते हैं, और दो तीन बंदे और भी बैठे हुए हैं। वो आपस में डायलॉग फॉर्म में सोक्रेटिस जो है वो सबसे पहले डायलॉग स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जस्टिस के हवाले से आप क्या कहते हैं। तो उसका बेटा सेपेलस का बेटा जो होता है पोल मार्कस, वो कहते हैं कि जस्टिस इज़ गुड टू फ्रेंड एंड वर्स टू एनिमी। और दूसरा मेंबर जो वहाँ पे बैठा हुआ होता है वो कहते हैं कि इन जस्टिस माइट इज़ राइट एंड जस्टिस इज़ इन द फेवर ऑफ स्ट्रोंगर। और तीसरा बंदा वो कहता है कि इट इज़ फियर एवरीवन इज़ गुड फॉर द फियर ऑफ पनिशमेंट। तो ये जो इनके व्यूज़ थे वो एक्सप्रेस करते हैं। लास्ट में सोक्रेट्स जो थे वो ऐड करते हैं कि जस्टिस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन सोल, यानी कि ये इंसानी रूह का एक इंटीग्रल पार्ट है। मींस कि उसका एक इम्पोर्टेंट या पार्ट है जिसको हम उससे जुदा नहीं कर सकते। इट्स नॉट लीगल राइट्स, स्पीकिंग ट्रूथ, बीइंग हॉनेस्ट, डूइंग राइट थिंग्स, गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म टू एनिमीज। इट्स नाइदर इन द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रोंगर और वीकर। तो वो इस तरह से जस्टिस को डिफाइन करते हैं। फिर वो कहते हैं वर्क अकॉर्डिंग टू हिज स्पिरिट, सोसाइटी divided into three classes according to these forces motivate them humans for actions। मीन्स कि वो अपना आर्ग्यू इस कुछ यूँ करता है कि जो आप लोगों ने की, जैसे एक ने कहा कि ये अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ अच्छाई और दुश्मनों के साथ बुराई का नाम है जस्टिस। दूसरा कहते हैं कि नहीं, जस्टिस तो माइट इज़ राइट है, मतलब ये स्ट्रोंगर के फेवर में है और वीकर के जो है वो अगेंस्ट है। तीसरा वो कहते हैं कि हर कोई जो जस्टिस करते हैं वो फियर ऑफ पनिशमेंट की वजह से ही करते हैं, मतलब कोई काम जो वो करते हैं अच्छे तरीके से करते हैं वो बेसिकली फियर ऑफ पनिशमेंट के थ्रू ही करते हैं। लास्ट में सोक्रेट ये ऐड करता है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें जो आपने बताई ये बेसिकली जस्टिस नहीं है। जस्टिस ये है कि सोसाइटी जो डिवाइडेड है थ्री क्लासेस में, उसको मतलब हर बंदे को उसकी मेंटलिटी या उसकी जो मोटिवेटिंग फैक्टर इनर मोटिवेटिंग फैक्टर है उसके मुताबिक ही उसको टास्क दिया जाए। चूँकि प्लेटो ने अपनी जो तमाम अक्सर जो मेजर इसके डायलॉग्स है उनकी बुक्स में, उसमें जो मेन लीडिंग कैरेक्टर है उसको सोक्रेटिस का नाम ही दिया है। तो ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये डायलॉग हुई भी थी, सोक्रेट्स ने ये डायलॉग परफॉर्म भी की थी, या वैसे ही अपनी प्लेटो जो है वो अपनी थॉट्स को प्रोपिगेट करने के लिए ये डायलॉग फॉर्म में एक सेमी फिक्शन वर्क वो क्रिएट करना चाह रहा है। तो प्लेटो, जस्टिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ क्लास डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। मीन्स कि वो कहते हैं जस्टिस बेसिकली ये है कि आप एक क्लास डिवीजन कर ले किसी सोसाइटी को, और फिर उसमें जो है जो बंदा जिस फंक्शन में वो स्पेशलाइज हो उसको वही काम दिया जाए। अगर प्लेटो के मुताबिक जस्टिस को हम शॉर्टली डिफाइन कर ले तो वो कहते हैं गिविंग टू एवरी मैन हिज ड्यू। मीन्स कि जो बंदा जो कुछ कर सकता है, जो जिस काम के लिए एबल हो, उसको वही काम ही दिया जाए। वो कहते हैं जस्टिस फुलफिल्स इंडिविजुअल बोथ सोशल लाइफ। मीन्स कि वो इंडिविजुअल भी इंडिविजुअलिस्टिक भी
जस्टिस जो है वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ फैक्टर हम मान सकते हैं, और कम्युनिटेरियन बेस पे या मतलब एक कलेक्टिव में भी वो एक बेहतर हमारी हेल्प आउट कर सकता है। ये जस्टिस जो है बहुत इंडिविजुअल एंड सोशल लाइफ को वो गुड बनाता है, गुड फॉर्म उसमें गुडनेस वो जो है ऐड करते हैं। जस्टिस इज हाइएस्ट वर्च्यू विच गाइड अदर वर्च्यूज, फॉर एग्जांपल विजडम, करेज, टेम्परेंस या सेल्फ कंट्रोल। जिसे हम, चूँकि प्लेटो जो है वो सोसाइटी को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। वो आगे जाके पार्ट 2 में हम थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट में या थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं कि हाइएस्ट वर्च्यू जो है वो जस्टिस है। जस्टिस जो है वो हाईएस्ट वर्च्यू है जिसके मुताबिक हम मुख्तलिफ जो दूसरे वर्च्यूज़ है उसको गाइड करते हैं। मिसाल जिसमें विजडम हो उसको हम फिलोसफर मतलब उसको हम किंग बना दें, और जिसमें करेज की जो वर्च्यू है उसको हम सोल्जर क्लास में भेज दें, और जिसमें टेम्परेंस या सेल्फ कंट्रोल या एपिटाइट हो उसको हम जो है लेबर क्लास में उसको क्लासिफाई कर दें। तो ये एक जस्टिस होगी उनके साथ। वो कहते हैं इट्स अ बॉन्ड विच होल्ड्स अ सोसाइटी टुगेदर एंड इट्स नेचुरल, यूनिवर्सल, नॉट आर्टिफिशियल, लीगल और कन्वेंशनल। वो कहते हैं कि जो जस्टिस है वो एक आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, वो लीगल नहीं है, वो कन्वेंशनल नहीं है, वो जो है यूनिवर्सल और नेचुरल चीज़ है जस्टिस जो है। और ये एक तरह से जस्टिस वो एक बॉन्ड है जो कि सोसाइटी को टुगेदर करने में वो हेल्प आउट करती है। हिज क्रिटिक ऑन सोफिस्ट्स मीन्स वाइज पर्सन्स, एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर। वो प्लेटो और सोक्रेटिस जो उसी टाइम के सोफिस्ट्स हुआ करते थे। सोफिस्ट का फंक्शन ये होता था जैसे कि आजकल जो डिफरेंट टीचर्स होते हैं वो डिफरेंट स्टूडेंट को टीच आउट करवाते हैं कि आपने मतलब मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ वो टीच करते हैं, स्टूडेंट्स उनसे इल्म हासिल करते हैं। तो प्लेटो और सोक्रेटिस की जो बेसिक क्रिटिक थी उन पे वो ये थी, क्रिटिक एज अ क्रिटिक उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि एक फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर होता है, एक मरीज़ या पेशेंट उसके पास जाता है, डॉक्टर उसकी डायग्नोसिस भी करते हैं कि आपको ये बीमारी है, और आपको ये कहते हैं कि आपको जो मेडिसिन पसंद है वो आप ले लें, मीन्स के वो आप खा लें। तो प्लेटो और सोक्रेटिस बेसिकली ये कहते थे कि नहीं, डॉक्टर को जो है वो ही मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करना चाहिए। सोफिस्ट को वो डॉक्टर के साथ मुशाबियत करते हैं कि सोफिस्ट जो है थे वो बेसिकली आइडियाज़ के डॉक्टर होते हैं। उनको ये चाहिए कि जो बंदा उनके पास जाता है वो मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ उसके सामने रखे और उसके बाद फिर ये कहें कि ये आइडियोलॉजी जो है वो आपको ऑप्ट करनी चाहिए। Justice is both inner and external harmony can be achieved properly by assigning his due. Best set are those which satisfy the inner motivating force. वो कहते हैं कि जस्टिस जो थे वो बहुत इनर और एक्सटर्नल होते, हारमोनी के लिए वो एक बेस्ट फैक्टर हो सकती है। मीन्स कि आपने इंटरनल यानी कि इंसान की जो थॉट्स है, जिन उनके सोच विचार है, उस के लिए भी हारमनी है जस्टिस, और स्टेट के लिए, एक्सटर्नल स्टेट के लिए भी ये हारमनी है। अगर हम तमाम ह्यूमन को जो इनके अंदर जो मोटिवेटिंग फोर्स है उसके मुताबिक ही उनको टास्क दे दें, और बेस्ट स्टेट वो प्लेटो जो है उस स्टेट को मानते हैं जिसके मुताबिक कैटेगराइजेशन हो इनर मोटिवेटिंग फोर्स के मुताबिक। जैसे कि बेस्ट स्टेट आइडियल जो प्लेटो के मुताबिक है वो आइडियल स्टेट था, उसमें भी वो इनर फोर्स के मुताबिक ही जो कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट से या कैटेगरीज ऑफ स्टेट है उसको इनर मोटिवेटिंग फोर्स के थ्रू ही वो डिवाइड करते हैं। According to him, men have nature that becomes happy with a very little reward if they are given freedom to that by his own choice, even its conclusion may be wrong. मीन्स कि वो कहते हैं कि आदमी के मीन्स मेन के ये एक नेचर है कि अगर उसको वो टास्क दिया जाए जो खुशी करना चाहता है वो उसमें काफ़ी
मतलब हैप्पी होगा, हालांकि उसके रिवार्ड कम होंगे, फिर भी वो उसमें जो है वो हैप्पी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि मतलब अगर किसी जिसके एपिटाइट में करेज हो, उसको आप सोल्जर बना दोगे, उसने जंग लड़ना होता है, फिर भी वो जो है वो खुशी खुशी सोल्जर का जो प्रोफेशन है वो ऑप्ट करेंगे। अगर फिर आप उसको या किंग बनाएंगे या उसको लेबर बनाएंगे तो वो इतनी खुशी से वो जो जॉब है वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मज़ीद वो कहते हैं कि जस्टिस जो है वो बहुत प्राइवेट एंड पब्लिक वर्च्यू है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ व्हेन एपिटाइट एंड करेज इज़ डोमिनेटेड बाय रीजन। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट इज़ वन विच हु नोज कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ स्टेट। फिर वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी की जो हाईएस्ट फॉर्म होती है वो ये होती है, चूँकि ये जो ह्यूमन वर्च्यूज़ है, ह्यूमन माइंड है, उसको 3 बेसिक फैक्टर्स पे वो डिफ़ाइन करते हैं, एपिटाइट एंड करेज। वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी की हाईएस्ट फॉर्म जो होती है वो होती है जब एपिटाइट एंड करेज जो है वो डोमिनेंट हो रीज़न पे। मीन्स कि रीज़न इन दोनों पे, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया था, कि रीज़न इन दो जो वर्च्यूज़ है उन पे डोमिनेट करे, वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी है। और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट वो होगा जो मतलब वो बंदा स्टेट को लीड करे जिसमें रीज़न जो है वो करेज और एपिटाइट पे जो है वो डोमिनेट करता हो। मीन्स के जो इसका प्लेटो का थियरी है, थियरी ऑफ फिलोसफर किंग, उसमें भी वो स्टेट के जो अपीयर्स है या किंग जो है उसको प्लेटो जो है उसी को ही बनाता है जो कि 35 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करके, मीन्स के जो जानता हो वो स्टेट के अपीयर्स को वो कंट्रोल करेगा। फिर वो कहते हैं कि जस्ट इंडिविजुअल, मीन्स के वो जस्ट इंडिविजुअल कौन होंगे। सबसे पहले वो कहते हैं जस्टिस इन सोल, मीन जिसके सोल के साथ जस्टिस हुआ हो वो जो है वो एक जस्ट या कि इंडिविजुअल हैविंग जस्टिस विद देम, मीन्स कि वो इस सेंस में कहते हैं। रीजन गवर्निंग द स्पिरिटेड एलिमेंट्स एंड बॉडीली एपिटाइट्स, वो कहते हैं कि बेस्ट सोल जो है, जस्टिस ऑफ द सोल ये है कि आपका रीज़न जो है या विजडम जो है वो बाकी दो जो वर्च्यूज़ है उस पे डोमिनेट करे, वो आप जो है वो जस्टिस ऑफ द सोल है। नीड्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ द सोल आर फुलफिल्ड हार्मोनियसली, मीन्स कि वो कहते हैं कि जो 3 एलिमेंट्स है सोल के उसको आप उसी तरह के ही अगर फिल करोगे तो ये जस्टिस विद द सोल होगा। मीन्स कि जिसमें रीज़न डोमिनेट करे उसको आप किंग के क्लास में भेज दे, जिसमें स्पिरिट या करेज वो डोमिनेट करे उसको आप सोल्जर क्लास में भेज दे, और जिसमें एपिटाइट डोमिनेट करता हो उसको आप लेबर क्लास में भेज दें। बैलेंस और हार्मनी इन द सोल इज़ द जस्टिस ऑफ सोल। ये कहते हैं कि रूह की जो हार्मनी या बैलेंस है उसको जस्टिस ऑफ द सोल ही, मतलब जिस सोल में हार्मनी जस्टिस हो वही सोल ही हार्मनी और बैलेंस का एक निशान है। मीन्स कि बैलेंस और हार्मनी जो किसी सोल में होती है वही ही जस्टिस ऑफ द सोल ही प्रोड्यूस करेगी। द सोल्स मोरलिटी और वर्च्यू and its product is happiness, fulfillment, good life, individual who perform social duty, what is best suited to him for common good। मीन्स कि वो कहते हैं कि सोल के साथ या सोल को एपी करने में या मतलब जो इंडिविजुअल्स है उसकी फुलफिल्ड लाइफ या हैप्पी लाइफ देने के लिए आपने उनको जो कैटेगरी उनको सूट करती है आपने उनको उनमें ही रिक्रूट करनी होगी। मीन्स कि फिर वही जो 3 क्लासेस सोशल क्लासेस प्लेटो ने बनाई थी और 3 फॉर्म ऑफ माइंड बनाए थे उसको उन्हीं के मुताबिक दिया जाए तो ये एक इंडिविजुअल के लिए गुड लाइफ या फुलफिल्ड लाइफ या हैप्पी लाइफ होगा। और जस्ट स्टेट या सोसाइटी के बारे में वो कहते हैं स्पेशलाइजेशन, रूरल एक्सिलरी प्रोड्यूसर क्लास,
डिवीजन ऑफ लेबर, एक्सेलेंस ऑफ सेल्फ एंड द स्टेट। मीन्स कि वो कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन जिस स्टेट में किसी बंदे की स्पेशलाइजेशन के मुताबिक उनको टास्क दिया जाए तो वो एक जस्ट स्टेट या जस्ट सोसाइटी होगा। ईच वन शुड परफॉर्म सोशल ड्यूटी फॉर विच वन इज बेस्ट फिटेड बाय नेचर सोसाइटी एज यूनिफाइड होल। ईच इंडिविजुअल हेल्प अचीव्ड फुलफिल्ड सेल्फ लाइफ एज वेल एज कॉमन गुड। मीन्स कि वो कहते हैं कि हर बंदे को वो ड्यूटी देनी चाहिए, सोशल ड्यूटी, जिसके लिए वो कुदरत ने उसको बेस्ट बनाया हो। और इस तरह की सोसाइटी में दोनों, एक इंडिविजुअल भी खुश रहेगा और स्टेट जो है वो भी, उसकी भी फुलफिल्ड लाइफ होगी। मीन्स के उस तरह के बंदे सोसाइटी के जो उसी काम के लिए परफेक्ट हो उसको वही काम दिया जाए। तो इससे प्लेटो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल भी खुश होगा और स्टेट की जो प्रॉस्पेरिटी है वो उसमें भी इजाफा होता जाएगा। फिर वो कहते हैं जस्टिस इज अ बॉन्ड बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, हेल्प अचीव द हाईएस्ट गुड ऑफ द इंडिविजुअल, प्राइवेट एंड ऑफ होल सोसाइटी। वो कहते हैं कि जस्टिस की बिना पे ही हम एक हाईएस्ट गुड इंडिविजुअल और जो सोसाइटी है वो हम अटेन कर सकते हैं। इसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस में जो एक लूप होल है वो ये है, मॉडर्न नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी कंट्राडिक्ट्स द थ्री इनर मोटिवेटिंग फोर्सेस एंड आर्ग्यूज दैट द इनर कैपेबिलिटीज कांट बी डिस्टिंग्विश्ड दैट मच क्लियरली एंड द मेंटल डिफरेंसेस इज नॉट दैट मच ग्रेट एंड एज इमेजिन्ड बाई प्लेटो। क्योंकि उस टाइम जो साइकोलॉजी की जो नॉलेज थी वो इतनी वेल डेवलप्ड तो नहीं थी। उस टाइम प्लेटो का ये आज की कल की जो साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि इंसान की जो इनर मोटिवेटिंग फोर्सेस है वो इतने मींस के डिस्टिंग्विश या डिस्टिंक्ट नहीं है जैसे कि प्लेटो ने डिफ़ाइन किया था कि बाज़ लोगों में रीज़न डोमिनेट करेगी, बाज़ में करेज डोमिनेट करेगी, बाज़ में एपिटाइट डोमिनेट करेगी। तो आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपकी जो इस लेक्चर के मुताबिक जो जितने भी क्यूरीज़ है वो आप कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं। और बाकी जो प्लेटो के पॉलिटिकल थॉट्स है वो हम सेकंड जो पार्ट है उसमें हम फर्दर डिफ़ाइन करने की या एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।